सबसे पहले अगर हम देखें कि इस चैप्टर की शुरुआत, इस चैप्टर की फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो जानते हैं हम लोग। बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। यानी इस धरती पर कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ये सब हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे प्लांट की स्टडी भी बायोलॉजी है, हम उसे बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बॉटनी इज ऑल्सो अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो बॉटनी के अंदर आप क्या पढ़ते हो? बॉटनी के अंदर आप स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। सिमिलरली लेट्स से आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो आप एक और फील्ड ऑफ बायोलॉजी के अंदर घुस जाएंगे, जिसको आप बोलेंगे जूलॉजी, जिसको आप लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली लेट्स से आपको कोरोना वायरस के बारे में पढ़ना है, तो आप कौन सी स्ट्रीम पढ़ोगे? आप वायरोलॉजी पढ़ोगे। आप वायरोलॉजी पढ़ोगे तो आप वायरस के बारे में जानोगे। सिमिलरली आप अगर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के बारे में जानना चाहते हो तो आप बैक्टीरियोलॉजी पढ़ोगे। बैक्टीरियोलॉजी पढ़ोगे, राइट? किसके बारे में जानोगे? बैक्टीरिया के बारे में। और ये जो सारे के सारे छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको अगर आपको कलेक्टिवली पढ़ना है तो आप किस फील्ड में पढ़ सकते हो? आप माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में पढ़ सकते हो। इसमें सारे के सारे आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप एक वायरस के बारे में पढ़ते हो देन इट इज ऑल्सो माइक्रोब। अगर आप एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हो इट इज ऑल्सो माइक्रोब। उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक कलेक्टिव डोमेन के अंदर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। कहने का ये मतलब है चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो बायोलॉजी के अंदर ही पढ़ा जाएगा और उसके अंदर की फिजियोलॉजी को, उसके अंदर होने वाले रिएक्शंस को, उसके इंटरेक्शन को भी हम बायोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। लिविंग वर्ल्ड जो है इट इज अमेजिंगली डाइवर्स। डाइवर्स मतलब बहुत सारे, बहुत ज्यादा किस्म के ऑर्गेनिजम्स यहां पर पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में आज तक कितने प्रकार के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग प्रकार के पाए जा चुके हैं, तो उनका नंबर है 1.7 टू 1.8 मिलियन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। 1.7 टू 1.8 मिलियन मतलब 17 से 18 लाख किस्म के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जा चुके हैं। यानी अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमन की पॉपुलेशन अराउंड कितनी है? 7 से 8 बिलियन के बीच, यानी 700 से 800 करोड़ के बीच। लेकिन हम सब एक स्पीसीज ही गिने जाएंगे। हम सब लोग होमो सैपियंस हैं, हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो माना कि हमारा नंबर 700-800 करोड़ है, लेकिन हम सिर्फ एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमंस। एक प्रकार की चींटी है लेट्स से, और उसकी बिलियंस ऑफ प्रोजनीज है, तो वो सारी एक ही स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारी दुनिया, हमारी धरती कितनी डाइवर्स है। और ये तो वो स्पीसीज है जो कि हम डिमार्केट कर चुके हैं कि हाँ यार ये तो हमें मिल चुकी हैं, राइट? काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि खोजना बाकी है। धरती में आप कभी 100% रिजल्ट तो एज्यूम कर ही नहीं सकते। दुनिया में ऐसी काफी सारी जगह है जहां तक पहुंचना ही नामुमकिन है। वहां पे हो सकता है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हमारा इंतजार कर रहे हो कि हम आए और उन्हें ढूंढे, लेकिन वो इस नंबर के अंदर शामिल अभी तक नहीं है। तो 17 से 18 लाख अभी तक पाए जा चुके हैं। लेकिन काफी सारे साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस है कि 6 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, कुछ साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि 50 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर मौजूद है। 1.7 टू 1.8 मिलियन तो वो है जिन्हें हमने खोज लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इनके ब्रैकेट में अगर आप एक टर्म लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो आइडेंटिफाइड। ये तो वो है जो अभी तक हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा क्या पता कितने ही सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? धरती पर जो भी चीजें हैं इनको दो प्रकार से बांटा जाता है। एक को कहा जाता है इनएनिमेट। इन मतलब एब्सेंट, एनिमेट मतलब एनिमल, राइट? तो एनिमेट का मतलब क्या है? एनिमेट इज सिमिलर टू एनिमल। एनिमल लिविंग होते हैं तो एनिमेट का मतलब है लिविंग मैटर, जबकि इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग मैटर। जैसे हवा है, पानी है, आग है, ये सारी चीजें सर्वाइव नहीं करती। लेकिन एनिमल है, प्लांट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये सारी चीजें सर्वाइव करती। तो पहले जो लोग थे बहुत पुराने जमाने में, उन्होंने चीजों को कुछ इस हिसाब से डिवाइड किया कि जो हिलता डुलता है या जिसमें हमें पता है जान है वो एनिमेट, जो हमें लगता है निर्जीव है वो इनएनिमेट या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब चीजों को देखने के दो तरीके भी होते हैं। ये मैं आपको एनसीईआरटी की ही बात बता रहा हूं लेकिन अलग वे में। एक व्यू होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, और दूसरा जो व्यू होता है यह है बायोसेंट्रिक व्यू। अब बायोसेंट्रिक व्यू नाम से ही साफ साफ समझ में आ रहा है। बायोसेंट्रिक में बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको समान आकलन के हिसाब से तोला जाएगा, यानी सबको सेम इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यानी अगर एक चींटी है तो हम बोलेंगे वो भी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ह्यूमंस है हम बोलेंगे वो भी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर ट्रीटेड ऑलमोस्ट इक्वली। लेकिन एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है ह्यूमन सेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है ह्यूमन सेंट्रिक, कि इंसान ज्यादा चौड़ा होता रहता है कि हाँ मैं तो सबसे महान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, सब मेरे बाद है। यानी कि अगर मैं किसी चींटी को मार दूं तो कोई भारी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एक चींटी ही तो मरी है। इंसान मर जाए तो हार में। ये जो व्यू है दुनिया को देखने का, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है। लेकिन अगर एक चींटी मरी है तो भी दुनिया को नुकसान है, मैं मरूंगा तो भी दुनिया को नुकसान है, दैट इज बायोसेंट्रिक व्यू, जो कि ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है और लोगों को इसी हिसाब से काम करना चाहिए। हम लोग इंडिया में रहते हैं और एक बात यहाँ पे कही जाती है, वासुदेव कुटुंबकम, की पूरा जो संसार है, सारी जो सृष्टि है, ये मेरा परिवार है। इसके अंदर आने वाला हर एक जीव जंतु जो है मेरे परिवार का हिस्सा है और मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो बहुमूल्य है। तो बायोसेंट्रिक व्यू पे हम काफी ज्यादा फोकस करते हैं और हमें फोकस्ड रहना भी चाहिए। जबकि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ये कहता है कि ह्यूमन अपनी जरूरत के लिए किसी भी चीज को, अगर जो भी चीज आगे आ रही है उसको अगर इस्तेमाल कर ले तो वो ठीक है, विच इज अ रॉन्ग व्यू। यहां पर ह्यूमन को ज्यादा ही सुपीरियर माना जाता है, बाकी सारी की सारी स्पीसीज को इंफीरियर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के पास एक एक्स्ट्रा पावर है जिसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। बाकी सारे जानवर, बाकी सारे जीव जंतु सिर्फ अपनी सराउंडिंग के प्रति जो भी चीजें होती रहती है ना, उनके प्रति अपना रिएक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन ह्यूमन ही ऐसा है जो खुद के बारे में सोच सकता है, अपने परिवार के बारे में सोच सकता है, चीजों को रिलेट कर सकता है। हमारे अंदर असीम बुद्धि है, बहुत खतरनाक दिमाग है, अच्छा दिमाग है। तो हम उसको यूजुअली काफी बार डिस्ट्रक्टिव कामों में भी लगाते हैं, कि अच्छा यार ये जंगल है, यहां से ये चीज मिल सकती है, ये चीज ले लेते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम कई बार एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में ज्यादा ही घुस जाते हैं, जबकि व्यू होना चाहिए बायोसेंट्रिक व्यू। ये आपका क्या है, एक बेसिक एस्पेक्ट है। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं। जैसे आप और मैं सिमिलर हैं, क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे। आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, तो जाहिर सी बात है एक कॉमन एंसेस्टर से ही धरती के सारे इंसान बने हैं, तो आप में और मेरे में कुछ सिमिलैरिटी जरूर होगी। समझ लो एक एंसेस्टर है, उनके 5 बच्चे हुए, राइट? तो उन पांचों बच्चों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी क्योंकि उनके पिताजी सेम है। फिर वो 5 बच्चों ने अलग अलग जगह पर जाकर काम करना स्टार्ट किया। उनके अंदर थोड़े बहुत एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से डिफरेंसेस आए। उन्होंने कुछ नई नई क्वालिटीज अडेप्ट करी, एक्वायर करी, और फिर उनके जब बच्चे हुए तो वो थोड़े और डिफरेंट हो गए। फिर उनके बच्चे और डिफरेंट हो गए, लेकिन एक्चुअल में आए तो हम सेम एंसेस्टर से ही है ना। ये पूरी लीनिएज चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी तो हमेशा ही रहेगी। और ह्यूमंस में तो इतनी सिमिलैरिटी है कि आपका डीएनए और मेरा डीएनए 99.9% सिमिलर है, सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है। उस 0.1% की वजह से ही देखो मैं कितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूं, और और तुम कैसे हो, मतलब ऑब्वियसली आई एम जोकिंग, लेकिन सिर्फ 0.1% की वजह से ही सारे के सारे डिफरेंस आते हैं। दुनिया के सारे ह्यूमंस के अंदर 99% से भी ज्यादा, इनफैक्ट 99.9% डीएनए इज कॉमन, राइट? तो हमारे अंदर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यानी मेरी सिमिलैरिटीज मेरे भाई बहन के साथ। एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं, यानी मेरी सिमिलैरिटीज मेरे मम्मी पापा के साथ। यहां पर देखते हैं दोस्त, एक डायग्राम बना करके, ये मेरे पेरेंट्स हैं, राइट? तो मेल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डब्बे से, पेडिग्री में ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन की जाती है। जबकि फीमेल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सर्कल से। तो ये मेरे फादर साहब हैं, इनको मैं एम लिख देता हूं, मेल। और ये मम्मी जी हैं, इनको हम लिख देते हैं फीमेल। अब इनके जो बच्चे हुए ना, उनको हम लोग लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने बच्चे हुए उनको एक सीक्वेंस में हम लोग बता देते हैं। तो समझ लेते हैं, पहले पैदा हुए मेरे बड़े भैया, राइट, मेल। उसके बाद पैदा हुई मेरी दीदी, दैट इज फीमेल। और उसके बाद पैदा हुआ मैं, दैट इज मेल, राइट? तो मेल फीमेल मेल, यहां पर एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हमें दिखाई देने लगी। अब देखो यार, यहां पर मेरे और मेरे भैया के बीच में, या मेरे और मेरे सिस्टर के बीच में जो भी सिमिलैरिटीज आई वो क्या है, हम सब भाई बहनों के अंदर जो सिमिलैरिटीज है ये है हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। जबकि यहां पर मेरे फादर साहब के अंदर और मेरे में, या मेरी मम्मी और मेरे में, या मेरे मम्मी और मेरे बहन में, या किसी भी सिबलिंग के अंदर पेरेंट्स से जो सिमिलैरिटीज आई, दीज आर वर्टिकल सिमिलैरिटीज, क्योंकि अगली जनरेशन से आ रही है ना हमें। तो अल्टीमेटली वर्टिकल लाइन यहां पर बन रही है, और भाई बहन तो सारे सेम लेवल पे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। तो इसी हिसाब से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज को याद कर सकते हो, ऑलराइट?
तो इस प्रकार की सिमिलैरिटीज हमारे अंदर होती हैं, आपस में भाई बहनों में भी, एज वेल एज पुरानी जनरेशन से और आने वाली जनरेशन में भी वर्टिकल सिमिलैरिटीज होंगी। और दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म जो भी आज प्रेजेंट है धरती के ऊपर, और जो भी पहले प्रेजेंट था और जो भी आगे आएगा, हम सब लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉमन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डीएनए दैट वी कैरी, जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट वी कैरी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए की फॉर्म में। तो डीएनए हमारा मिलता जुलता होता है हर ऑर्गेनिज्म के साथ, जिसमें भी डीएनए है। अगर एक बैक्टीरिया उसमें डीएनए है तो कहीं ना कहीं मेरे और उसके डीएनए में भी 1-2% सिमिलैरिटी तो मुझे मिलेगी, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म आया होगा ना, इकट्ठा पूरा झुंड तो आया नहीं होगा कि कॉलोनी में चलो साथ चलते हैं। दुनिया की जब शुरुआत हुई तो एक ऑर्गेनिज्म आया, उस एक ऑर्गेनिज्म से 5 ऑर्गेनिज्म बने, 5 से 50 बने, 50 से 1000 बने, 1000 से 1 लाख बने। लेकिन ये सारे ऑर्गेनिज्म देखा जाए तो आए तो टॉप में एक ही ऑर्गेनिज्म से ना, उसी का डीएनए 5 में गया, उसी का डीएनए 50 में गया, उसी का डीएनए 1000 में गया, उसी का डीएनए लाख में गया। तो डीएनए माना कि उसकी सिमिलैरिटीज कम होती चली गई, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं 1-8% तो सब में कॉमन सिमिलैरिटीज मिलेंगी। यानी हर कोई जुड़ा हुआ है इस धरती के ऊपर, कहीं ना कहीं उनके अंदर कनेक्शन है। किस वजह से? कॉमन डीएनए की वजह से, कॉमन जेनेटिक मटेरियल की वजह से। यह आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब एक साइंटिस्ट के बारे में आपको डिटेल बता रखी है, दैट इज अर्नेस्ट मेयर साहब। तो अर्नेस्ट मेयर साहब जो है 1904 में पैदा हुए थे और 2004 में इनकी डेथ हो गई। यानी कि इनका जो टोटल सर्वाइवल था अर्थ के ऊपर, ये 100 ईयर्स था। तो 100 साल ही ये सर्वाइव किए और 100 टॉप साइंटिस्ट में ही इनका नाम शुमार था। दुनिया के जो टॉप ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं ऑफ ऑल टाइम, उनमें अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम गिना जाता है। ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनका नाम टॉप 100 साइंटिस्ट में गिना जाता है। और ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। क्यों इन्हें डार्विन साहब से कंपेयर किया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे? ऐसा इसीलिए किया गया दोस्त, क्योंकि अर्नेस्ट मेयर साहब ने भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अच्छा खासा काम किया था। और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिस कंसेप्ट का नाम है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। यानी स्पीसीज अगर कोई पूछे क्या होती है, तो उसकी अलग अलग लोगों ने डेफिनेशंस दी, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो मानी गई, वो मानी गई बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्या था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज? इसमें यह बोला गया कि एक स्पीसीज वो है जिसके मेंबर्स आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए और उनके बच्चे जो है वो फर्टाइल हैं। राइट? मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, members of a species can inbreed and can produce fertile offspring, fertile offspring। यानी एक स्पीसीज के मेंबर्स जो है मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेट्स से दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स हैं, उन्होंने आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, अब क्या होगा? क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात नहीं मानी, अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो उनके बच्चे स्टेराइल हो जाएंगे, वो इंपोटेंट होंगे, वो फर्दर बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो है वो है मेल डोंकी का, जिसे हम कहते हैं जैक। एंड इसकी जो क्रॉस है वो हो गई फीमेल हॉर्स के साथ, जिसे हम कहते हैं मेयर। जैक एंड मेयर रिलेशनशिप इसे कहा जाता है। अब अगर एक मेल गधा है और फीमेल अगर हॉर्स है, तो ये अलग अलग स्पीसीज के हुए। गधे घोड़े में बहुत फर्क है। अगर ये अलग अलग स्पीसीज के हुए और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो इनका जो बच्चा है वो ना गधा रहेगा ना घोड़ा, वो बन जाएगा म्यूल, जिसको आप कहते हो खच्चर। और सिंस इसने बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ओबे नहीं किया, तो ये फर्टाइल नहीं रहेगा, ये हो जाएगा स्टेराइल। सिमिलरली आपने सुना होगा टाइगर प्लस लायन मिलके टाइगॉन बन जाता है, लायन प्लस टाइगर मिलके लाइगन बन जाता है। इस हिसाब से जो है चीजें आपकी चलती रहती है। लेकिन ये जो मिक्स ब्रीड्स बनती है ना, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज से, तो इनके बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट स्टेराइल होते हैं, ये खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यानी हर बार जब आपको म्यूल प्रोड्यूस करना होगा तो आपको मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स की ही मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर समझ लो एक मेल डोंकी है, एक मेल डोंकी है प्लस एक फीमेल डोंकी है,
एक मेल डोंकी है प्लस एक फीमेल डोंकी है, अगर इसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखने को मिला हमें, तो क्या पैदा होगा? डोंकी पैदा होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन पैदा होगा डोंकी। अब ये डोंकी क्या है, इसके फादर और मदर दोनों सेम स्पीसीज के थे, तो ये फर्टाइल होगा। हाँ, ड्यू टू सम कंडीशन स्टेराइल हो सकता है यार, कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो, लेकिन वैसे फर्टाइल होगा। जैसे कि ह्यूमंस के केस में होता है, काफी ह्यूमंस आपके इनफर्टाइल होते हैं, पर वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे मदर फादर अलग अलग स्पीसीज के थे। तो इनफर्टिलिटी का जो कॉज है वो अलग अलग हो सकता है। यहां पे फर्टाइल डोंकी आपको देखने को मिलेगा, जबकि अगर अलग अलग स्पीसीज से पेरेंट्स आ रहे हैं तो पक्का स्टेरिलिटी आएगी, तो फर्टाइल हो ही नहीं सकता। अर्नेस्ट मेयर साहब को 3 अवार्ड्स मिले थे, और वो 3 अवार्ड बायोलॉजी के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड थे, इसीलिए कहा जाता है कि अर्नेस्ट मेयर साहब को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला। पहला जो प्राइज इन्हें मिला था वो था आपका बाल्जन प्राइज, दूसरा प्राइज था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा प्राइज जो मिला था वो था आपका क्रेफूड प्राइज। तो ये तीनों प्राइज सिंस इन्हें मिले, तो कहा गया कि इनके सर पे ट्रिपल क्राउन थे, 3 सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के ताज थे, इसीलिए अर्नेस्ट मेयर साहब को बहुत उम्दा साइंटिस्ट माना जाता था। तो क्या क्या बातें याद करनी है? 100 साल के होने के बाद इनका देहांत हुआ, दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट में इनका नाम शुमार था, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी ने कहा जाता था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी ने मिला, यानी बाल्जन प्राइज, क्रेफूड प्राइज और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इन्होंने दिया। क्या है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज? नाउ यू नो वेरी वेल कि एक स्पीसीज के मेंबर किसे कहा जाएगा? जो आपस में सेक्स करे और उनका बच्चा जो है फर्टाइल हो, तभी उन्हें सेम स्पीसीज का मेंबर कहा जाएगा। अगर दो मेंबर्स ने साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और बच्चा इनफर्टाइल हुआ, स्टेराइल हुआ, इसका मतलब वो अलग अलग स्पीसीज के हैं। राइट, दिस इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। अब देखते हैं लिविंग वर्ल्ड में हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में क्या देखना है। राइट, व्हाट वी नीड टू सी, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस स्पेसिफिक चैप्टर। दुनिया में हर जगह लाइफ मौजूद है, लाइफ इज लिटरली प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, जहां पर भी आप देख सकते हो। सूदिंग कंडीशंस में तो प्रेजेंट है ही, यानी अगर आप बोलो क्या पानी में जिंदगी है, बिल्कुल है, बल्कि पानी से ही जिंदगी की शुरुआत हुई थी। क्या हमारे घर में लाइफ है? बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे, बिल्कुल लाइफ है। क्या बाहर लाइफ है? बगीचे में, बिल्कुल है। ये तो सूदिंग कंडीशंस है ना, बढ़िया कंडीशन। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदगी पाई जा सकती है, जहां पे हमें लगता है कि कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान के खौलते हुए पानी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है? तो हमें लगेगा नहीं, बट वहां पर भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। उन्हें थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर से बहुत प्यार करते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर, फिलिक मतलब प्यार। उन्हें टेम्परेचर से इतना प्यार होता है कि खौलते पानी में भी भंगड़ा करते रहते हैं। अगर हम बोले कि क्या बर्फ की चट्टानों के नीचे इतने प्रेशर में, इतने कम तापमान पर चीजें मिल सकती हैं, जिंदा ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। उन्हें साइक्रोफिल्स कहा जाता है, क्योंकि वो ठंडे तापमान से प्यार करते हैं। क्या बहुत ही ज्यादा नीचे डीप ओशन के अंदर एकदम इतने ज्यादा हाइड्रो प्रेशर को झेलकर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है? बिल्कुल झेल सकता है। उन्हें बैरोफिल कहा जाता है, BARO, बैरो विच सिंपली स्टैंड्स फॉर प्रेशर, फिल का मतलब लविंग। तो यहां पर अगर आप हॉट गीजर के तापमान की बात करें, चाहे आप ठंडे पर्वत की बात करें, चाहे आप हाई सॉल्ट कंडीशन की बात करें, चाहे आप मार्श लैंड की बात करें, ऐसी कंडीशंस जिन्हें हम एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं, इनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिजम्स या एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। एक्सट्रीमो मींस एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत हार्श कंडीशन, फाइल मतलब लविंग, यानी जिनको खतरों से खेलने का शौक है। ये जो खतरों के खिलाड़ी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें हम एक्सट्रीमोफिल्स कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो बेकार से बेकार कंडीशन में भी अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और दो ऑर्गेनिज्म आपस में मदद भी करते हैं एक दूसरे की। तो इस दुनियादारी में ना इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और कॉपरेशन भी चलती रहती है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है ना। मैंने गेहूं की फसल को काट के खा लिया, तो मैंने गेहूं को खत्म कर दिया। मुझे एक शेर आकर के खा गया, शेर ने मुझे खत्म कर दिया। क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। शेर की डेथ हुई, उसे डिकम्पोजर आके खा गए, इट इज कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी चीज है कॉपरेशन, राइट, जहां एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को सपोर्ट करता है। मेरे पड़ोसी के घर में चीनी खत्म हो गई, वो मुझसे मांगने के लिए आ गया, मैंने उसे कॉपरेट किया, उसकी मदद की, दिस इज कॉपरेशन। आपने देखा होगा डिस्कवरी पे काफी बार ऐसा होता है कि एक शेर शिकार करने आया भैंसों का, और एक भैंस ने जो है दूसरी भैंस की मदद करी, फिर सारी इकट्ठी हो गई और शेर को भगा दिया। दैट इज कॉपरेशन। यानी हमारी दुनियादारी में कॉन्फ्लिक्ट भी है, दुश्मनी भी है,
जहां एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की जान का प्यासा है क्योंकि उसी को मारकर उसे खाना है, लेकिन कॉपरेशन भी है। सेम स्पीसीज के, कई बार दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे की मदद करते हैं, राइट। और इसी हिसाब से यही जो आपका रिलेशनशिप है, ये होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। जैसे कि अगर हमारी पॉपुलेशन है तो मैंने अपने पड़ोसी की हेल्प कर दी, मेरे पड़ोसी ने मेरी हेल्प कर दी, हम लोग इस हिसाब की रिलेशनशिप रखते हैं। एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या होता है, अलग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। जैसे मैं, मेरे पड़ोसी यानी ह्यूमन बींग्स, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, हम सब मिलकर के कम्युनिटी बनाते हैं, और आसपास उगे हुए पौधे भी। तो कोई पौधा है जिसको मैंने तोड़ करके खा लिया, तो क्या हुआ, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन कोई पौधा है जिसको मैं पानी डाल रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, उसका ख्याल कर रहा हूं, तो दैट इज कॉपरेशन। तो दोनों प्रकार की चीजें यहां पर होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब देखो व्हाट इज लिविंग। लिविंग आखिर है क्या। यहां पर देर आर टू डिफरेंट थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहली चीज है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरी चीज है डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब एनी कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी कैरेक्टर which is present in living organism। ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन डिफाइनिंग फीचर क्या है, मतलब एनी कैरेक्टर हो गया ना, तो ये वर्ड बहुत खतरनाक है दोस्त। मतलब अब अगर मैं बोलता हूं कि हर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा, तो ये बात तो गलत हो गई ना। लेकिन किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है, जैसे हम में होता है, डॉग में होता है, गाय में होता है, भैंस में होता है, बकरी में होता है, बिल्ली में होता है। लेकिन पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स में तो नहीं होता ना। कुछ एक ऐसे होंगे जो बहुत प्रिमिटिव होंगे, जो कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते होंगे। तो ये बात कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए करेक्ट है, पर पूरी दुनियादारी के लिए ठीक नहीं है। तो उस टाइम पर हम इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं, जो क्लियरली लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट नहीं कर रहा। डिफाइनिंग फीचर क्या है, डिफाइनिंग फीचर मतलब एकदम क्लैरिटी से ये डिफरेंशिएट कर देगा लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को। डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो, 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो, और साथ ही में सेकेंड कंडीशन 0% नॉन लिविंग में प्रेजेंट हो, 0% नॉन लिविंग में प्रेजेंट हो, यानी दुनिया के हर नॉन लिविंग चीज में एब्सेंट होना चाहिए। इसे हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेता हूं ग्रोथ का। ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपकी किसी भी चीज का मास बढ़ रहा है तो भी हम उसे ग्रोथ बोलेंगे, और अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि इन बैक्टीरिया वगैरह, तो उसे भी हम ग्रोथ बोलेंगे, राइट। अब समझ लो एक गाड़ी खड़ी है यहां पर, ओके, एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी के ऊपर कचरा जमा हो गया, राइट, उस गाड़ी के ऊपर कचरा जमा हो गया। अगर इसके ऊपर कचरा जमा हो गया तो क्या इस गाड़ी का मास बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। तो क्या आप कह सकते हो कि गाड़ी में थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है, बिल्कुल हुई है। पर क्या गाड़ी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं। यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूं लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो क्या यह बात गलत है, भाई बिल्कुल ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते तो हैं, पहले आप बहुत छोटे थे, अब आप बहुत बड़े हो गए, पहले मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत बड़ा हो गया, यानी हम तो ग्रो करते ही करते हैं। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही। लेकिन क्या 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, यस। क्या 0% नॉन लिविंग ग्रो करते हैं, नहीं। नॉन लिविंग में कार में, माउंटेन में कोई रेत का टीला है तो उसके ऊपर और रेत आके जमा हो गई, तो वहां पे ग्रोथ हो गई ना। तो यहां पर ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं आएगा दोस्त। तो जो ग्रोथ है, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, द आंसर इज यस। लेकिन क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है, द आंसर इज नो, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीजों के अंदर भी होती है। लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं यहां पर आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म, क्या हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं।
तो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन क्या आपका ये एक डिफाइनिंग फीचर है? क्या दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है? बिल्कुल। बिना केमिकल रिएक्शन के तो काम चल ही नहीं सकता। तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं था, लेकिन मेटाबॉलिज्म दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है। क्या ये किसी नॉन लिविंग में हो सकता है? नहीं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसीलिए हमने मेटाबॉलिज्म को यहां पर रखा है। तो मेटाबॉलिज्म को अगर आप देखें तो क्या ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? क्या ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? द आंसर इज यस। कैरेक्टरिस्टिक तो कोई भी फीचर हो सकता है, लेकिन क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? इसका भी आंसर आएगा यस, क्योंकि ये 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है और 0% नॉन लिविंग में प्रेजेंट है। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई होती हैं, वहां हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल करके इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात आपकी यहां पर हो जाएगी। अब एक एक कैरेक्टर को हमें पकड़ना है और एक एक कैरेक्टर को हमें डेप्थ में देखना है कि क्या वो डिफाइनिंग है या वो कैरेक्टरिस्टिक है या वो दोनों है। राइट? तो मैं आपको हर कैरेक्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज यहां पर दे देता हूं और उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर जो है ये है ग्रोथ। ये है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है मैंने आपको बताया। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं दोस्त। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर ये है कि आपका मास बढ़ रहा हो किसी चीज का, इंक्रीज इन मास। और दूसरी चीज ये है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। राइट? तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑब्वियसली यस। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, हम लोग ग्रो करते हैं, हमारे अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं, हमारा मास भी बढ़ा है वक्त के साथ, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम ग्रो कर गए। ये बात एकदम करेक्ट है। लेकिन क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, ट्रू। 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ट्रू। लेकिन क्या नॉन लिविंग में 0% में प्रेजेंट है? नहीं। जैसे कि नॉन लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सच एज कोई सैंड ड्यून है, कोई माउंटेन है, बची हुई चीजें हैं, ये भी ग्रो कर सकते हैं। कोई कार है, उसके ऊपर कचरा जमा हो गया, दैट कैन ऑल्सो ग्रो। इसीलिए ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब खुद जैसे और ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना। दो लोग थे, उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, तो उन्होंने रिप्रोडक्शन से खुद जैसे सेम स्पीसीज के और ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया। तो क्या ये ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है? यस। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो बाय डिफॉल्ट सारे होंगे यार, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सब में पहले ही हम लोग यस कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में भी हो रहा है, तो भी इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी का भी एक कैरेक्टर हो गया, इसीलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन दुनिया के 100% ऑर्गेनिजम्स में होता है? नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें बायोलॉजिकल स्पीसीज वाली डेफिनेशन को फॉलो नहीं करती, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को फॉलो नहीं करती। कि अगर एक मेल डोंकी है, एक फीमेल हॉर्स है, उनके बीच में क्रॉस हुआ और म्यूल पैदा हुआ, तो म्यूल तो स्टेराइल है, तो वो तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं क्या 100% लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, द आंसर इज नो। म्यूल है, कोई इनफर्टाइल ह्यूमन है, जैसा विक्की डोनर आपने पिक्चर देखी होगी, तो इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं जिनको काफी अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वो यूजुअली स्टेराइल कहे जाते हैं। तो इनफर्टाइल ह्यूमंस है। वर्कर बीज है, इनके पास कंट्रोल नहीं होता रिप्रोड्यूस करने का, वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करती। ओके, यूजुअली जो आपके ड्रोन्स है मेल, एज वेल एज जो क्वीन भी है, रानी मक्खी है, वही रिप्रोड्यूस करती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। माना कि रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं हो सकता, तो वो 0% नॉन लिविंग वाला तो यहाँ पे डन है कंडीशन। लेकिन यहां गड़बड़ हो गई, 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में चीज नहीं हो रही, एक दो भी एक्सेप्शन है, तो हम इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। मेटाबॉलिज्म सबके अंदर होगा यार, लिविंग रिएक्शन सबके अंदर ही इंपॉर्टेंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ ये डिफाइनिंग भी होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू द बिगेस्ट ब्लू व्हेल, सबके अंदर ये होगा। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, बिना सेल के तो दुनियादारी कट ही नहीं सकती। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, ये साथ साथ डिफाइनिंग फीचर भी है। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलना है तो उसमें कम से कम एक सेल होना चाहिए, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। वायरस को इसीलिए आज तक हम क्लियरली लिविंग नहीं बोलते, हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं उसे बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज उसके अंदर सेल नहीं है, तो उसे आज तक हम लोग लिविंग नहीं मानते। तो वायरस जो है यहां पर नहीं है, अदरवाइज इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस,
दुनियादारी में आपको क्या सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। कॉन्शियसनेस के दो पार्ट्स हैं। पहला, सेंस करना। एनवायरमेंट में कोई चेंज आया, जैसे कोई कुत्ता मेरे पीछे भाग के आ रहा है, तो मैंने सेंस कर लिया खतरा है भाई। उसके खिलाफ मैं क्या करूंगा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होगा? भैया पैंट उठा के भागो, और क्या रिस्पॉन्स है? यही है ना। तो सेंस करना किसी चीज को, किसी चेंज को, और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जाहिर करना, ये दोनों चीजें कॉन्शियस बनाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है। यानी एक बैक्टीरिया है, समझ लो, उसे मैं मारने की कोशिश करता हूं, वो अपने बचाव में कुछ जरूर करेगा। वो या तो बायोफिल्म बना लेगा, या अगर एंटीबायोटिक में डाल रहा हूं तो कोशिश करेगा उस एंटीबायोटिक को ले ही ना वो सेल के अंदर, वो अपने जो चैनल्स हैं उनको इम्परमिएबल बना दे। भाई एंटीबायोटिक मत उठाओ यार, गेट बंद कर लो। कुछ भी करेगा वो, पर रिस्पॉन्स जरूर देगा। मुझे, मैंने ऐसे पेन लगाया, मेरा हाथ पीछे हो जाएगा, रिस्पॉन्स है। राइट। मुझे पता लगा यार टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एसी चला लेते हैं, रिस्पॉन्स है। बाहर खड़े हो जाते हैं, चलो एसी नहीं है तो बनियान निकाल करके छत पे, रिस्पॉन्स है। राइट। सेंस प्लस रिस्पॉन्स आर द टू की फीचर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। और दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। पर मैंने आपको बताया था, सिर्फ कुछ चुनिंदा ऑर्गेनिज्म ही सेल्फ कॉन्शियस है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ओनली ह्यूमंस। एंड इसके अलावा कुछ स्पीसीज ऑफ ऑक्टोपस को भी माना गया है कि वो सेल्फ कॉन्शियस हैं। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ ह्यूमंस लिख लेते हैं। तो सिंस ये सब में नहीं प्रेजेंट है ना सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये 1-2% लोगों में ही प्रेजेंट है। मतलब 1-2% स्पीशीज के अंदर ही प्रेजेंट है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। बाकी लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स वगैरह में, बैक्टीरिया वगैरह में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। राइट। अब हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। अब सिंस हमने एक बार इन्हें समझ लिया है ना, तो अब सारी चीजें बहुत प्यार से निकल जाएंगी। ऑलराइट। अब हम एक तरीके से इन्हें समझ सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मैंने आपको बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा 100%, दैट इज अ ट्रुथ। क्योंकि सबके अंदर सेल डिवीजन होता है। एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया भी अगर अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा रहा है, लेट्स से इट इज अ बैक्टीरिया, राइट, इट इज अ बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ये बड़ा हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेरेंट बैक्टीरिया। अब ये पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा और क्या बना लेगा? दो बैक्टीरिया बना लेगा। भाई इसमें क्या होगा? बाइनरी फिजन होगी ना। तो एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड किया और दो बैक्टीरिया इसने बना लिए, तो एक पेरेंट बैक्टीरिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स। तो पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड होके बन गया दो डॉटर बैक्टीरिया। तो क्या हुआ यहां पे? हम इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं? एक सेल से दो सेल बन गए, क्या मैं इसे सेल डिवीजन बोल सकता हूं? भाई बिल्कुल सेल डिवीजन हो रहा है। एक सेल से दो सेल बने ना, क्या मैं सेल डिवीजन बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दो बच्चे बने, क्या मैं इसे रिप्रोडक्शन बोल सकता हूं? भाई पेरेंट से बच्चा बनना इज रिप्रोडक्शन, क्या मैं इसे रिप्रोडक्शन बोल सकता हूं? यस। तीसरा, क्या मैं इसे ग्रोथ बोल सकता हूं? ग्रोथ क्या होता है? अगर किसी चीज का मास बढ़ रहा है तो भी वो ग्रोथ है, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो भी वो ग्रोथ है। ये दोनों ही तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक थे ग्रोथ के। यानी यहां पर इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहा है, तो क्या मैं इसे ग्रोथ बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। यानी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल जब दो सेल में टूटता है तो उसे आप सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तीनों चीजें बोल सकते हो। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। इन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। यानी ऐसे इवेंट्स जो इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। एक चीज करना चाहोगे दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे बैक्टीरिया में एक सेल के दो सेल बने, अब आप चाहे उसे सेल डिवीजन बोल दो, चाहे ग्रोथ बोल दो, चाहे रिप्रोडक्शन। समझ लो आपको सेल डिवीजन करनी थी, रिप्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली हो गया, ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली हो गई। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। समझ लो मैं हूं, अब मैं कहीं जा रहा हूं बाइक चला करके और मैं रास्ते में गिर गया, घुटना टूट गया मेरा, तो अब सर्जरी हुई और अल्टीमेटली कुछ सेल्स वहां पे बनना स्टार्ट हुए हील करने के लिए, फॉर हीलिंग प्रोसेस। तो वहां पे सेल डिवीजन हो रहा है, नए सेल्स बन रहे हैं, पर क्या उस टाइम पे मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं? नहीं। क्या उस टाइम पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जा रहे हैं? नहीं। राइट। तो वहां पे सेल डिवीजन हो रहा है बट रिप्रोडक्शन नहीं। तो मेरे अंदर यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दीज थ्री थिंग्स आर इंडिपेंडेंट, दीज आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंटली होती हैं। लेकिन यहां पर दीज थिंग्स आर इंक्लूसिव इन नेचर। तो इन्हें क्या कहा जाता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहे आपका सेल डिवीजन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो,
चाहे आपका ग्रोथ हो, इन्हें म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। एक चीज कराना चाहोगे, बची हुई दो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाए। आप इस चीज को इन विट्रो कल्चर के थ्रू देख भी सकते हो इन कल्चर प्लेट्स, सिंपली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर प्लेट। एक कल्चर प्लेट होती है जिसको आप लोग प्यार से पेट्री डिश भी बोल सकते हो, तो इस हिसाब की एक पेट्री प्लेट है, समझ लीजिए। इस पेट्री प्लेट में आपने एक बैक्टीरिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा, वो पिपेट की टिप पे लिया, राइट, आपने टिप पे लिया और यहां पे सिर्फ टच करा दिया, आपको अभी पता भी नहीं है कि यहां पे बैक्टीरिया है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपकी तरफ से आपने कहा कि हाँ यार, मैंने एक कॉलोनी से बैक्टीरिया उठाया और बस इस पर टच करा दिया, एक दो बैक्टीरिया आ गए। इसके अंदर मैंने डाल दिया है खाने का माल, जिसे मैं क्या बोलता हूं, जिसे मैं बोलता हूं कल्चर मीडिया। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज कल्चर प्लेट, और इसके अंदर जो खाने पीने का माल मैंने डाला है वो है कल्चर मीडिया या कल्चर मीडियम। अब इस कल्चर मीडियम के ऊपर मेरे बंधु यहां पर बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अगले दिन आप आओगे ना 10 12 14 घंटों के बाद, तो आपको यहां पर हजारों बैक्टीरिया दिख जाएंगे। दिख कैसे जाएंगे? क्योंकि अब ये कॉलोनी है भाई, एक बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते, लेकिन एक कॉलोनी में 10 लाख से 1 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं भाई। 1 करोड़ बैक्टीरिया झुंड में खड़े होंगे तो एक छोटी सी टिमकी तो दिखाई देगी ना, तो वो टिमकी आपको दिख जाएगी, आपको पता लगेगा हाँ भाई पूरी रात सेल डिवीजन हुआ है, 12 से 14 घंटे में खूब ही सेल डिवाइड किए हैं। तो इन विट्रो यानी बॉडी के बाहर आर्टिफिशियल कंडीशन में कल्चर प्लेट में आप देखो, आपको पता लग जाएगा कि सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ होती है, राइट। तो 8 से 10 घंटे बाद जब आप चीजों को आकर के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कॉलोनी बन चुकी है, यानी अच्छी खासी डिवीजन हुई है। तो ग्रोथ को आप लोग बाकायदा देख भी सकते हो, जज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हायर एनिमल्स की बात करो और हायर प्लांट्स की बात करो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मेरे घुटने पर चोट लगी है तो सेल डिवीजन हो रहा है, बट उस टाइम पे आई एम नॉट रिप्रोड्यूसिंग। सो ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जबकि यूनिसेलुलर में ये क्या थे? ये तीनों के तीनों आपके इंक्लूसिव इवेंट्स थे। ऑलराइट, अब देखो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों ही ग्रोथ कहलाते हैं। इंक्रीज इन मास तो किसी में भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एक्रीशन। अगर कोई चीज है उसके ऊपर और ज्यादा चीज आके जमा हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड एज अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। चीजों का जमा हो जाना, कहीं पे इकट्ठा हो जाना, इसे हम एक्रीशन बोलते हैं। जैसे पत्थर के पहाड़ हैं, इनके ऊपर बर्फ गिर गई तो बर्फ की वजह से मास बढ़ गया, ग्रोथ हो गई। सैंड बोल्डर्स है, सैंड माउंट्स है, एक मिट्टी का टीला था, राइट, उस पर और मिट्टी आकर के जमा हो गई, तो क्या हुआ? इसकी ओवरऑल मोटाई बढ़ गई ना, और ज्यादा मिट्टी आकर के जमा हो गई, तो अल्टीमेटली व्हाट इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू शो द ग्रोथ एज वेल। तो इसीलिए ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर है, बट एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो यार नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो माना कि 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ये हमारी पहली लाइन थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, 100% ट्रू। लेकिन नॉन लिविंग में 0% में ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन नॉन लिविंग में तो हर चीज में ही ग्रोथ हो सकती है। तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, हाँ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फर्क है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड होती है, यानी इसे हम लोग कहते हैं इंटोससेप्शन। इंटोससेप्शन, राइट, यानी कि हमारे अंदर इंटरनली ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम सोए और हमारे ऊपर कचरा जमा हो गया सुबह आके, या मिट्टी जमा हो गई और हम बोले हम तो ग्रो कर गए, दैट इज नॉट ट्रू। हमारे अंदर अच्छी खासी सेल डिवीजन होती है, हमारा मास इंटरनली मेटाबॉलिज्म के कारण बढ़ता है, तो ये इंटरसेप्शन के कारण हो रहा है। लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ होती है नॉन लिविंग चीजों में, एक्रीशन, कचरा आकर के जमा हो जाता है, धूल मिट्टी आकर के जमा हो जाती है, एंड सो ऑन। सो अगर आप बोले क्या इंटरसेप्शन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? यस। इंटरनल ग्रोथ पत्थर में नहीं हो सकती, पहाड़ में नहीं हो सकती, गाड़ी में नहीं हो सकती, लेकिन हमारे अंदर हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रोथ बोलते हैं, देन इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, वो नॉन लिविंग वालों में भी हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन। नाम के अंदर घुस जाओ, री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन, बार बार। और प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? टू प्रोड्यूस या टू जनरेट या टू मेक, ठीक है। तो प्रोडक्शन है तो टू प्रोड्यूस लिख देते हैं, यानी बार बार कुछ प्रोड्यूस करना इज रिप्रोडक्शन। तो यहां पे आप क्या प्रोड्यूस करते हो? ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हो, राइट। तो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनीज, यानी बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके फीचर्स पेरेंट से ज्यादा या कम सिमिलर हो सकते हैं।
ज्यादा सिमिलर क्यों? क्योंकि अगर समझ लो हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे बच्चे होंगे वो भी सेम स्पीसीज के होंगे, वो भी ह्यूमन बींग ही होंगे, तो उनमें भी हमारे जैसे कैरेक्टर होंगे, 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह 2 आंखें नाक मुंह सब एक जैसे होंगे। तो काफी सारी सिमिलरिटीज होती हैं, बट लेस सिमिलर यानी वेरिएशंस भी आ सकते हैं दोस्त। जैसे कि अब मैं अपने फादर जैसा 100% तो नहीं दिखता ना, कुछ तो मेरे अंदर चेंजेस है, इसलिए आप कह पाते हो कि अच्छा ये विपिन सर है, ये ऐसे दिखाई देते हैं, ये विपिन सर के फादर है, ये ऐसे दिखाई देते हैं। हम अलग दिखते हैं तभी तो लोग हमें अलग अलग पहचानते हैं। अगर सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते या एक पेरेंट के सारे बच्चे एक जैसे दिखते तो दिक्कत हो जाती। तो वेरिएशंस भी आती हैं, तो दे आर मोर और लेस सिमिलर, कुछ चीजें सिमिलर होंगी, कुछ चीजें डिसिमिलर भी होंगी। अलग अलग प्रकार की रिप्रोडक्शन हो सकती हैं दोस्त। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो यहां पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसे यूनिपेरेंटल कहा जाता है। और सिंस एक पेरेंट से ही बच्चा बन रहा है तो कोई कंपाइलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनी। जैसे हमारे केस में क्या है, ह्यूमंस में दिस इज फीमेल दिस इज मेल, दोनों के गैमेट फ्यूज हुए तो दोनों के कैरेक्टर्स के मिक्स होने से नया बच्चा बनता है। तो उसमें थोड़े कैरेक्टर मम्मी के हैं, थोड़े कैरेक्टर पापा के हैं, तो डिफरेंट बच्चा बनता है। लेकिन समझ लो एक ही पेरेंट है, 100% ही इसी का योगदान है, तो वो 100% अपने पेरेंट जैसा ही दिखाई देगा, यानी क्लोन होगा अपने पेरेंट का, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। क्योंकि 100% डीएनए एक ही पेरेंट से आ रहा है तो 100% सेम डीएनए उसके अंदर होगा, तो जेनेटिकली अपने पिताजी का वो क्लोन होगा। और मॉर्फोलॉजिकली भी जैसे एक आम का पेड़ है दूसरा आम का पेड़ है एक जैसे दिखते हैं। अब आप झुंड में जंगल में पता तो नहीं लगा सकते ना यही आम का पेड़ है, उस हिसाब से पत्ते एक जैसे होते हैं, डालियां एक जैसी होती है, तो दे आर मोर और लेस अलाइक इन मेनी ऑफ द टर्म्स। तो यहां पर फंगस के अंदर अगर आप देखें तो फंगस में स्पोर्स बनते हैं, तो मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स जो हैं ये यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। या पढ़ेंगे भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, दैट इज इन द नेक्स्ट चैप्टर, कि यहां पे देयर आर अ लॉट ऑफ स्पोर्स जैसे कि जू स्पोर्स वगैरह जो कि रिप्रोडक्शन कराते हैं। बडिंग यानी बड बन जाना, जो कि होता है ईस्ट और हाइड्रा में। इन दोनों के एग्जांपल आपने बचपन से ही सुने होंगे। लेट्स से ये एक ईस्ट है, तो ईस्ट सेल है तो इसमें छोटी सी आउटग्रोथ हो जाती है जिसे आप बड बोलते हैं। अब ये जो आउटग्रोथ है मेरे दोस्त, ये बड जो है ये डिटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और जब ये डिटैच होगा तो अल्टीमेटली इट कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली। ये अलग से जो है सरवाइव कर सकता है, अलग से ग्रो कर सकता है, बड़ा बन सकता है, राइट। तो ये डिटैच हो जाएगा, तो बडिंग जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब अगर प्लेनेरिया के अंदर ये होता है तो यहां पर देखो, अगर प्लेनेरिया है ये विच इज अ काइंड ऑफ फ्लैट वॉर्म, इट इज अ प्लेटी हेलमेंथ एनिमल है ये, इसको अगर आपने दो टुकड़ों में काट दिया ना तो क्या होगा, तो दोनों के दोनों टुकड़े नया प्लेनेरिया बना लेंगे। इसको अगर आपने 3 टुकड़ों में काट दिया तो तीनों के तीनों टुकड़े नया प्लेनेरिया बना लेंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, जितने टुकड़े आप लोग करोगे प्लेनेरिया के उतने प्लेनेरिया आपके नए बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रू रीजनरेशन। और फ्रेगमेंटेशन मतलब चीजों का फ्रेगमेंट में तब्दील हो जाना। एक बड़ा सा आपका ऑर्गेनिज्म था, उसके दो टुकड़े हुए, दो फ्रेगमेंट हुए, हर फ्रेगमेंट आपका नया ऑर्गेनिज्म बनाया। तो एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, एफ फॉर फंगस में भी हो सकता है, एफ फॉर फिलामेंटस एल्गी में हो सकता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है इज द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। यहां पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के अंदर, जब आप लीवरवर्ट्स और मॉसिस के बारे में पढ़ेंगे ना इन ब्रायोफाइट, तब आपको पता लगेगा कि प्रोटोनेमा इज द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ अ मॉस। वो जो प्रोटोनेमा स्टेज है वो अक्सर फ्रेगमेंटेशन करके अपने नंबर को बढ़ाती है। तो ये एक ऐसी चीज है विच यू नीड टू हाईलाइट, जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ऑलराइट, बाकी सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी क्योंकि रिप्रोडक्शन चैप्टर भी है ना हमारा 12th क्लास में, तो अल्टीमेटली हर चीज आपको ऑटोमेटिकली बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस का नाम दो जगह ही आएगा, एक बार यहां पे एंड अल्टीमेटली सेकंड टाइम इन द प्लांट किंगडम। तो प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस किस हिसाब से डिवाइड करता है, फ्रेगमेंटेशन करके। तो फंगस कैसे करेगा, असेक्सुअल स्पोर्स भी बना सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी, ईस्ट और हाइड्रा बडिंग, प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन, फंगस फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस फ्रेगमेंटेशन करेंगे। अलग अलग टाइप की रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल। म्यूल क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि ये दो अलग अलग स्पीसीज के पेरेंट से बना है, इसने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को डिसोबे किया है, तो ये स्टेराइल हो गया। स्टेराइल वर्कर बीज, क्योंकि सिर्फ रानी मक्खी और ड्रोन जो मेल होते हैं सिर्फ वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वर्कर बीज पे ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है, तो वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ह्यूमंस में काफी बार कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं जिस वजह से वो
फर्टाइल नहीं रह पाते तो वो भी इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में होगा, क्या ये बात करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। क्या सब में होगा? नहीं, एक्सेप्शंस आ गए ना, म्यूल में नहीं होगा, पर वो लिविंग तो है ही बेचारा, राइट? खच्चर कितना मेहनती है, कितनी मेहनत करता है, लिविंग तो है ही, हमने उसे चलते हुए देखा है, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो माना कि रिप्रोडक्शन किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं हो सकता, तो 0% जो नॉन लिविंग वाला है वो क्राइटेरिया यहां पर फिट बैठ रहा है, लेकिन 100% लिविंग वाले में थोड़ी सी कमी रह गई। तो ये जो है ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जा सकता है, राइट? मेटाबॉलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेरी बॉडी के अंदर अभी हजारों रिएक्शन चल रहे हैं। कैसे पता सर? जाहिर सी बात है चल रहे होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने अपना खाना खाया था, वो खाना जो है मेरी बॉडी में जाकर के टूट रहा है और मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। उस एनर्जी को यूज करके मैं अपने हाथों की मूवमेंट कर पा रहा हूं, स्टाइलस से लिख पा रहा हूं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं, बोल रहा हूं, और बोलते टाइम अल्टीमेटली मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ स्पीच आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, और उसी चीज को कोऑर्डिनेट करके अपने हाथों से लिखकर मैं उससे एक्सप्रेस कर पा रहा हूं आप लोगों के सामने। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन। मैं इस टाइम पे बैठा भी हूं, दिमाग भी चल रहा है, आंखें भी खुली हैं, जबान भी चल रही है, और उसके अंदर तो बॉडी के अंदर काफी सारी चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है विद द वर्च्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है। अब बैक्टीरिया की बॉडी क्या है? बैक्टीरिया तो बहुत छोटा है, एक सिंगल सेल है उसके अंदर, तो उस सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म है। मेरी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो सारे मेटाबॉलिज्म बना रहे हैं। दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं दोस्त, एक होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एना मतलब चीजों का जुड़ना और बड़ा बनना, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का जुड़ना और एक बड़े मॉलिक्यूल में तब्दील होना, दिस इज एनाबॉलिज्म। सेकेंडली देयर इज कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, बड़ी चीज का टूटना, कैटा मतलब काटना, राइट? बड़ी चीज का टूटना छोटी छोटी चीजों में तब्दील होना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल यहां पे एनाबॉलिक का अगर आप लो तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। कैसे? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? 6 CO2 जुड़े प्लस वाटर जुड़ा, क्या बन गया मिलके? C6H12O6, यानी 6 छोटे छोटे कार्बन जुड़ के एक बड़ा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना बैठे, एनाबॉलिज्म। पर C6H12O6 ये टूटा जब, हमने खाना खाया तो हमें ग्लूकोज मिला, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल मिला, ये टूटा और 6 CO2 बना लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो ये क्या हुआ? रेस्पिरेशन। ये क्या हुआ? रेस्पिरेशन। इसे आप बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन एक एनाबॉलिक है जोड़ रहा है चीजों को, एक कैटाबॉलिक है काट रहा है, तोड़ रहा है चीजों को। इसी हिसाब से काफी सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, सबको हम लोग टोटली बुलाते हैं एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म अगर यहां पे लिखूं मैं तो इट इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ये हो जाएगा मेटाबॉलिज्म की करेक्ट डेफिनेशन। सो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब किसी ना किसी केमिकल के बने हुए हैं। दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म सेल कंटेन करता है, सबको पता है। अब सेल है तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन भी होगी, सबके अंदर प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन किसकी बनी है? प्रोटीन की, लिपिड की, जो कि केमिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट की जो कि केमिकल है। सबको खाना चाहिए, खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट, केमिकल है। हमारी बॉडी में इंस्ट्रक्शन कौन प्रोवाइड करता है? जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड, इट इज अ केमिकल। यानी केमिकल के बिना तो बॉडी बनी ही नहीं, लेकिन ये केमिकल एक दूसरे में बदलते रहते हैं। समझ लो मैंने आलू का पराठा खाया, आलू का पराठा खाया तो मेरी बॉडी में क्या गया? आलू। आलू में क्या है? स्टार्च। तो मेरी बॉडी में स्टार्च तो एज इट इज एब्सॉर्ब नहीं होगा, उस स्टार्च को मैंने टुकड़ों में तोड़ा केमिकल रिएक्शन से, हाइड्रोलाइज किया, क्या बना? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज भी यार मेरी बॉडी में एनर्जी देने के लिए काफी नहीं है, उसे और टूटना पड़ेगा, तो ग्लूकोज को मैंने फिर 6 CO2 में तोड़ा, तो साथ में मुझे क्या मिली? इस ब्रेकडाउन रिएक्शन से एटीपी मिली, एनर्जी मिली।
एनर्जी लाने के लिए मुझे ग्लूकोज को भी तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने खाया स्टार्च, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, लेकिन वो एंड में कन्वर्ट हो गया CO2 में, एक छोटे से मॉलिक्यूल। तो चीजें चेंज हो रही हैं, ये चेंज हो रही हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बदौलत। और ऐसे हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में चलते ही रहते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में तब्दील होता ही रहता है। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। किसी भी नॉन लिविंग चीज में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ लिविंग में होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, ये आप पहले भी लिख सकते हो, राइट? मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है आप बॉडी के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हो। यानी समझ लो किसी ग्लूकोज को मैं टेस्ट ट्यूब में तोड़ रहा हूं, तो ग्लूकोज है, उसको तोड़ने के सारे एंजाइम्स मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, तो टेस्ट ट्यूब में भी CO2 बन जाएगी, ATP बन जाएगी। तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द रिएक्शंस दैट हैपेंस इनसाइड माय बॉडी। रिएक्शन में कोई भी फर्क नहीं है। अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को तोड़ता हूं तो भी 6CO2 बनेंगे, अगर मैं टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज को तोड़ता हूं तो भी 6CO2 बनेंगे। तो यहां पे क्या है, ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना, जो आप बॉडी के बाहर कर रहे हो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, ये कोई लिविंग चीज नहीं है, या ये कोई नॉन लिविंग चीज नहीं है। लेकिन अगर आप बोले क्या ये लिविंग रिएक्शन है, यस, इट इज श्योरली अ लिविंग रिएक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जैसा रिएक्शन हो रहा था सेम ही तो रेप्लिकेट किया है, तो उसे आप लिविंग रिएक्शन जरूर बोलोगे, लिविंग थिंग नहीं बोलोगे। भाई टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो वो टेस्ट ट्यूब इंसान थोड़ी बन जाएगी कि भाई मैंने इंसान की बॉडी का रिएक्शन कर दिया, मुझे इंसान कहो, नहीं। वो बाहर हो रही है ना, बॉडी के इन विट्रो कंडीशन में हो रही है। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, सिमिलर कंडीशंस के अंदर। तो बॉडी के बाहर हो रहा है, तो लिविंग थिंग तो नहीं कह पाएंगे। हाँ, लिविंग रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, 100% सिमिलर टू द रिएक्शन दैट हैपेंस इनसाइड आवर बॉडी, तो लिविंग रिएक्शन जरूर कह देंगे। यानी टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रहा है, इट इज लिविंग रिएक्शन, बिकॉज इट इज 100% रेप्लिका ऑफ द रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा था। लेकिन इट इज नॉट ए लिविंग थिंग, उसको ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे यार, इतने बेवकूफ नहीं है हम लोग, ये सिंपल सी बात है। तो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, डिफाइनिंग फीचर भी है। कॉन्शियसनेस, दो चीजें मैंने आपको बताई थी यार, कि एक तो आप सेंस करते हो कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ, कि समझ लो कुत्ता भाग के आ रहा है, मैंने सेंस कर लिया, डर लग गया मेरे को, अब मुझे रिस्पॉन्स देना है, भाई पजामा उठा के भागना है, चप्पल हाथ में लेके, दिस इज रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस है, अब ये स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, या बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। समझ लो फिजिकल स्टिमुलस, ये मेरा हाथ है, ये एक नोकीली तलवार है, तलवार लगी हाथ के ऊपर, हाथ से खून निकला, सेंस कर लिया भाई गड़बड़ है, हाथ लो भागो, दिस इज रिस्पॉन्स। केमिकल स्टिमुलस, हाथ पे एसिड गिर गया, तो पता लग गया हाथ जलने वाला है, हाथ को झटक दिया और जल्दी से पानी की तरफ भागे, या फिर कुछ भी, जो भी वट एवर इज द रिएक्शन, उस हिसाब से हम लोग कपड़ा उपड़ा लेके उसको पोछा, बट अल्टीमेटली वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट। बायोलॉजिकल, एक पत्ती है जो इंसेक्ट खा सकती है, समझ लो वीनस फ्लाई ट्रैप की पत्ती है, या ब्लैडर वॉट की पत्ती है, उसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठा, मक्खी आके बैठी, बायोलॉजिकल स्टिमुलस मिला, पत्ती बंद हो गई, मसल दिया इंसेक्ट को और फॉस्फेट ले लिया, उससे नाइट्रोजन ले लिया, बायोलॉजिकल स्टिमुलस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी प्रकार के स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स देता है और कमाल कर देता है। इसीलिए हम कॉन्शियसनेस को बोलते हैं मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में पाया जाता है। यानी ये बाप है सब फीचर्स का। अगर मुझे बोला जाए कि काफी सारी चीजें दी हुई हैं और मुझे दो में कंफ्यूजन है कि यार मैं कौन सा चुनूं, जो कि सबसे खतरनाक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट वुड बी कॉन्शियसनेस। काफी बार ऐसे क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से PYQs के अंदर पूछे भी जा चुके हैं। जब आपको बोला गया कि यार दो में कंफ्यूजन है, इनमें से एक चुनो, तो कॉन्शियसनेस चुन लेना, ये बाप फीचर है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक बैक्टीरिया है, उसमें भी आपको केमिकल डालोगे वो रिएक्ट करेगा, और मुझे भी अगर आप छेड़ोगे तो मैं भी रिएक्ट करूंगा, कॉन्शियसनेस सबके अंदर है। यहां पर देखो, फोटो पीरियड जो है, फोटो पीरियड मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी सन की लाइट, पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन, यानी सन की लाइट की ड्यूरेशन कितनी है, ये रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है इन सीजनल ब्रीडर। क्यों मेरे भाई? सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या है? जो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, समझ लो सर्दियों में ब्रीड करते हैं, तो सर्दियां आ गई, इन्हें कैसे पता लगेगा? भाई उस टाइम पे फोटो पीरियड ड्यूरेशन कम हो गई, सूरज कम निकल रहा है, लगातार 10 दिन से सूरज कम निकल रहा है, तो इन्हें क्या पता लगेगा? सर्दी आ गई। ऐसा नहीं है कि बीच में इन्हें कुछ इंस्टिंक्ट आ गए, नहीं। समझ लो कि किस दिन बारिश हुई,
सूरज नहीं निकला तो ये कोई बाहर थोड़ी निकल आएंगे बिल से कि चलो भाई रिप्रोड्यूस करते हैं, सर्दी आ गई। नहीं, सर्दी इन्हें तब पता लगती है जब कांस्टेंट फोटो पीरियडिक चेंज आते हैं कि हाँ अब दिन सच में छोटा होने लगा है, अब टाइम है बाहर निकलने का। सो दे सेंस द ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड, उसी हिसाब से बाहर निकलते हैं। चाहे वो प्लांट हो, ये भी सर्दी को गर्मी को वो कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। चाहे वो एनिमल हो, वो भी उसी हिसाब से बाहर निकलते हैं। जैसे कॉकरोच नॉकटर्नल है, उसे कौन बताता है भैया रात हो गई? भाई सेंस कर लेता है, क्योंकि उसके पास सेंस ऑर्गन्स हैं। तो कॉन्शियसनेस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि इसी वजह से चीजें सेंस कर पाते हैं ऑर्गेनिज्म। ओनली ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ, यानी ये सेल्फ कॉन्शियस है। तो अगर कोई बोले कॉन्शियसनेस दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में है, यस। क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में है? नो, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एक स्पेशल केस है यहां पर जो कि पूछा जाता है अक्सर, कि पेशेंट जो कि कोमा में पड़ा हुआ है काफी सालों से, लेट से 2-3 सालों से, जिसके ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं, क्या उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस है? नहीं। पर क्या वो कॉन्शियस है? क्या वो दोबारा लाइफ में आ सकता है? यस। तो उसे आप लिविंग कंसिडर करते हो, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस उस टाइम पर नहीं। तो आप क्या करते हो? इसे एक स्पेशल नाम देते हो, ब्रेन डेड कंडीशन। यानी वो लिविंग तो है, बट उसका ब्रेन अभी डेड है, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। हो सकता है वो लाइफ में वापस आ जाए। सो इट इज लिविंग बट ब्रेन डेड, नॉट सेल्फ कॉन्शियस, राइट? तो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट। सिंपल सी बात है। अब देखो यार, यहां पे एक बहुत अच्छी लाइन आती है कि ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस की वजह से हायर लेवल पे इमर्जेंट या एडवांस प्रॉपर्टीज आती रहती हैं हर ऑर्गेनिज्म के पास। लेट से एक सेल है, एक सेल के अंदर बहुत कम प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब काफी सारे सेल्स मिले और टिश्यूज बना लिए, तो टिश्यूज ज्यादा एडवांस हो गए सेल के कंपैरिजन में। तो अब टिश्यू बना सेल से है, लेकिन सेल इंटरैक्ट करके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज तैयार कर लेते हैं जो सिर्फ आपकी टिश्यूज में ही प्रेजेंट है, सेल्स में नहीं थी। यानी सेल्स से ज्यादा एडवांस हो गए टिश्यू। अब टिश्यूज जब इंटरैक्ट करेंगे ना आपस में, तो इनके इंटरैक्शन से ऑर्गन के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो टिश्यूज में नहीं थी। सिमिलरली जब ऑर्गन्स इंटरैक्ट करेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो ऑर्गन में नहीं थी। एंड सिमिलरली ऑर्गन सिस्टम्स की वजह से ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएंगी जो ऑर्गन सिस्टम्स में नहीं थी। तो इसको अगर आप बोलेंगे कि भैया ये हाईफाई चीज है सेल, तो सेल इज नॉट हाईफाई चीज। सेल एडवांस बन गया है टिश्यू में कन्वर्ट होने के बाद। एडवांस हो गया है जब इसने टिश्यू बनाया, टिश्यू और एडवांस हो गया जब इसने ऑर्गन बनाया। क्यों? इंटरेक्शन की वजह से। ऑर्गन और एडवांस हो गया जब इसने ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम और एडवांस हो गया जब इसने ऑर्गेनिज्म बनाया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्त? सेल जब ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, हर लेवल पे वो एडवांस होता जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो सेल में नहीं थी वो टिश्यूज में आई, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो टिश्यू में नहीं आई थी वो उनके इंटरेक्शन की वजह से ऑर्गन में आई, ऐसी चीजें जो ऑर्गन में नहीं थी वो ऑर्गन सिस्टम में आई ऑर्गन्स के इंटरेक्शन की वजह से, एंड सो ऑन। सो सारे के सारे फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आती है बारी डेफिनेशन की, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो सेल्फ रेप्लिकेट कर पाए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी अपनी कॉपीज बना पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए। इवॉल्विंग, जो इवॉल्व कर पाए, अपने आप को टाइम के साथ और बेहतर बना पाए, यानी कि इनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते रहे, जैसे कि ह्यूमंस में आए। पहले हम झुक के चलते थे, आपने एवोल्यूशनरी एक चार्ट देखा होगा ना, झुक के चलते थे 4 पैरों पे, फिर 2 पैरों पे आए, फिर शिकार करना स्टार्ट किया, केव पेंटिंग स्टार्ट करी, अब हम इतने मॉडर्न है बैठ के लैपटॉप चला रहे हैं। सो इवॉल्व हुए। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने अंदर होने वाले रिएक्शंस को समझ सकते हैं। इंटरेक्टिव सिस्टम, इंटरेक्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म से। पेड़ को मैंने खा लिया तो एक इंटरेक्शन हुई हमारे अंदर, मुझे शेर ने खा लिया, एक इंटरेक्शन हुई। मैंने अपने पड़ोसी की हेल्प कर दी, एक इंटरेक्शन है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटरेक्शन। एंड कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, स्टिमुलस की हमने जो है जांच पड़ताल करी और अपना रिस्पॉन्स जाहिर किया, यानी कि हम लोग कॉन्शियस भी हैं। यानी हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली कॉन्शियस भी हैं। ये सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं, तब हम अपने आप को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहला पाएंगे। ये बात है यहां पर।
दिस कंपैरिजन वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट, वी हैव ऑलरेडी डन द कंपैरिजन। तो यहाँ पे आपको अगर डिफाइनिंग फीचर्स की बात करनी हो तो 3 मिले हैं हमें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इसके अलावा सारे के सारे आपके डिफाइनिंग नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक तो ऑब्वियसली सारे के सारे होंगे।